किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने बारिश व ओलावृष्टि होने वाले नुकसान को पहली बार प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किया। पान की खेती के लिए किसानों को 75,680 रुपए के अनुदान को मंजूरी। प्रदेश सरकार द्वारा फसलों के नुकसान की भरपाई हेतु 7 करोड़ रुपए जारी। फूलों की खेती कर किसान बदल सकते हैं अपनी आर्थिक स्थिति। मनरेगा योजना के अंतर्गत अपशिष्ट से बनेगी बायोगैस। कच्ची चीनी निर्यात पर सब्सिडी को मंजूरी। अब कृषि समाचार विस्तार से। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से देश के 50 लाख हेक्टेयर में खड़ी रबी की फसलों में नुकसान का अनुमान है। केंद्र सरकार द्वारा इस नुकसान को पहली बार प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किए जाने से पीड़ित किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर नुकसान को प्राकृतिक आपदा मानने का आग्रह किया है। उन्होंने इस मांग को होली के बाद मान लिए जाने की पूरी संभावना जताई है। इससे पीड़ित किसानों को काफी लाभ होगा। शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 27 लाख हेक्टेयर रकबे में खड़ी फसलें चौपट हो गई हैं। सरकार उसके लिए आगामी वित्त वर्ष 2015-16 में नई कृषि आमदनी योजना लेकर आ रही है। प्रदेश सरकार ने गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पान की खेती करने वाले किसानों को 1500 वर्ग मीटर प्रति बरेजा के निर्माण पर अधिकतम 50% अनुदान देने का फैसला किया है। यह धनराशि 75,680 रुपए होगी। किसान भाई अपने आवेदन पत्र 16 मार्च तक जमा करा सकते हैं। किसानों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हाल ही में बारिश और ओले गिरने के कारण किसानों को हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने 7 जिलों के लिए कुल 7 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है, जो जालौन, बांदा, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और कन्नौज जिलों को प्रदान की गई है। राहत आयुक्त की ओर से इस बारे में संबंधित जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसके तहत प्रदेश के 24 जिलों ने जानकारी भेजी थी। इनमें से 7 जिले जिन्होंने 50% से अधिक फसल के नुकसान की सूचना दी थी, उन्हें क्षतिपूर्ति के तौर पर राज्य आपदा निधि से किसानों को कृषि निवेश अनुदान बांटने के लिए धनराशि दी गई है। इसके अलावा इलाहाबाद, मऊ, सीतापुर, बहराइच, बागपत, रायबरेली इत्यादि जिलों से भी फसल के नुकसान की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनमें नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। आकलन करने के उपरांत फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार 20 मार्च तक क्षतिपूर्ति के आदेश जारी किए गए हैं। नुकसान के आकलन हेतु 11 मार्च तक का समय दिया गया है। साथ ही बीमा कंपनियों को स्थलीय निरीक्षण के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। हर हाल में 20 मार्च तक क्षतिपूर्ति किसानों को दे दी जाएगी। प्रदेश के किसान फूलों की खेती करके अपनी आर्थिक दशा में काफी सुधार ला सकते हैं, जिसमें ग्लेडियोलस की खेती काफी महत्वपूर्ण है। ग्लेडियोलस की खेती करने में लघु सीमांत किसानों को कुल लागत 1.5 लाख रुपए आती है। कुल लागत का 40% अनुदान मिलता है। लागत निकालने के बाद किसानों को प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख रुपए का फायदा होता है। अक्टूबर-नवंबर में खेती के बाद जनवरी-फरवरी में इसकी बिक्री होती है। अन्य किसानों को कुल लागत का 25% अनुदान मिलता है। गेंदा व गुलाब की खेती के लिए लघु सीमांत किसानों को कुल लागत 40,000 प्रति हेक्टेयर का 40% और अन्य किसानों को 25% अनुदान मिलता है। प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत अपशिष्ट से बायोगैस उत्पन्न कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास ने बताया कि बायोवेस्ट के उपयोग व बायोगैस उत्पन्न करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। मनरेगा योजना के अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के तहत कन्वर्जेंस पर बायोगैस वेस्ट प्लांट निर्मित कर ठोस तरल वेस्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट किए जाने के सिलसिले में मनरेगा मार्ग निर्देशिका 2013 में संशोधित कार्यवाही की गई है। नकदी संकट से जूझ रही चीनी मिलों और बढ़ते गन्ना मूल्य बकाया से परेशान किसानों को मदद के लिए केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 14 लाख टन कच्ची चीनी के निर्यात पर सब्सिडी देने की मंजूरी मिल गई है। यह सब्सिडी चालू वित्तीय वर्ष अक्टूबर 2014 से सितंबर 2015 के लिए होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्यों में गिरावट और घरेलू बाजार में भी कीमतों में नरमी से मिले
गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुका पा रही है। ताजा फैसले में कच्ची चीनी यानी रॉ शुगर पर 4,000 रुपए प्रति टन की एक समान दर से सब्सिडी देने का ऐलान किया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने 40 लाख टन कच्ची चीनी के निर्यात के लिए 3,371 रुपए प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी जारी की थी। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। किसान भाई बीते दिनों में हुई वर्षा को ध्यान में रखते हुए बोई गई सभी सब्जियों तथा सरसों की फसल में चेपा कीट के आक्रमण की निगरानी करते रहें। यदि कीटों की संख्या अधिक हो तो नियंत्रण के लिए सब्जियों में एमिडाक्लोप्रिड 0.25 से 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से सब्जियों की तुड़ाई के बाद आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। छिड़काव के बाद 1 सप्ताह तक सब्जियों की तुड़ाई ना करें। बीज वाली सब्जियों में चेपा कीट का प्रकोप ज्यादा होता है, अतः इस पर विशेष ध्यान दें। गेहूं की फसल में इस समय लगने वाले रोग विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला भूरा अथवा पीला रतुआ रोग लगने पर डाइथेन M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। पीला रतुआ के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर्याप्त है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर रोग का फैलाव नहीं होता है। भूरा रतुआ के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ नमी युक्त जलवायु आवश्यक है। काला रतुआ के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और नमी रहित जलवायु आवश्यक है, अतः निरंतर ध्यान देते रहें। ग्रीष्मकालीन मूली की सीधी बुआई हेतु वर्तमान तापमान उपयुक्त है। इस समय बुआई करने से अंकुरण अच्छा होगा, अतः शीघ्र बुआई का कार्य प्रारंभ करें। मूंग व उड़द की फसलों की मार्च में बुआई हेतु मूंग की उन्नत किस्में जैसे पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11 तथा SML 32 और उड़द की संस्तुत किस्में जैसे पंत उड़द 19, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35 आदि के बीजों की व्यवस्था शीघ्र करें। बुआई से पूर्व बीजों को फसल विशेष राइजोबियम तथा फास्फोरस सेल्यूब्लाइजिंग बैक्टीरिया से उपचारित अवश्य करें। ग्रीष्मकालीन टमाटर, मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई का कार्य इस सप्ताह पूरा कर सकते हैं। आलू की खेती में खुदाई का कार्य प्रारंभ करें। बैंगन की खेती में फसल को फल छेदक कीटों से बचाने के लिए ग्रसित फलों को नष्ट कर दें। यदि कीटों की संख्या अधिक हो तो स्पिनोसेड कीटनाशी 48 EC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। गेहूं अलीगढ़ की मंडी में 1,480 रुपए, फतेहपुर में 1,575 रुपए, लखीमपुर में 1,500 रुपए और पीलीभीत में 1,560 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। चावल अलीगढ़ की मंडी में 1,910 रुपए, फतेहपुर में 2,145 रुपए, लखीमपुर में 2,050 रुपए और पीलीभीत में 2,345 रुपए प्रति कुंतल के भाव बिका। चना अलीगढ़ की मंडी में 3,650 रुपए, फतेहपुर में 3,470 रुपए, लखीमपुर में 3,550 रुपए और पीलीभीत में 3,445 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। बात अगर सब्जियों और फलों की भाव की करें तो आलू अलीगढ़ की मंडी में 560 रुपए, फतेहपुर में 560 रुपए, लखीमपुर में 502 रुपए और पीलीभीत में 535 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिकी। प्याज अलीगढ़ की मंडी में 1,650 रुपए, फतेहपुर में 1,625 रुपए, लखीमपुर में 1,645 रुपए और पीलीभीत में 1,350 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। अदरक अलीगढ़ की मंडी में 3,800 रुपए, फतेहपुर में 4,050 रुपए, लखीमपुर में 3,115 रुपए और पीलीभीत में 3,900 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। हरी मटर अलीगढ़ की मंडी में 1,470 रुपए, फतेहपुर में 1,450 रुपए, लखीमपुर में 1,185 रुपए और पीलीभीत में 1,440 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। बैंगन अलीगढ़ की मंडी में 920 रुपए, फतेहपुर में 1,210 रुपए, लखीमपुर में 1,201 रुपए और पीलीभीत में 1,085 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। सेब अलीगढ़ की मंडी में 6,000 रुपए, फतेहपुर में 6,450 रुपए, लखीमपुर में 6,104 रुपए और पीलीभीत में 4,635 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। केला अलीगढ़ की मंडी में 1,760 रुपए,
फतेहपुर में 1960 रुपए, लखीमपुर में 1020 रुपए और पीलीभीत में 1045 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। मौसमी अलीगढ़ की मंडी में 1870 रुपए, फतेहपुर में 2470 रुपए, लखीमपुर में 2106 रुपए और पीलीभीत में 1655 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जायद में मूंग की खेती कैसे करें, किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, कब हम सिंचाई करें और कब हम उर्वरक प्रबंधन करें। मतलब छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम जिनका ध्यान रखते हैं तो एक बेहतर मूंग का उत्पादन हम अपने खेतों में प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि भवन लखनऊ से वरिष्ठ तकनीकी सहायक डॉक्टर प्रवीण कुमार आर्य जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाइयों से जानना चाहता हूं कि अगर जायद में जो मूंग की खेती अगर किसान भाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि जायद में ही क्यों की जाती है, और दूसरा अगर करना है तो किन परिस्थितियों में वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ मूंग की खेती है वो अधिकतर खरीफ ऋतु में ही की जाती है जी। लेकिन जैसे जैसे सिंचाई में विस्तार होता गया और कृषक भाई सघन कृषि को अपनाने लगे तो वो दलहनी क्षेत्रों की बजाय उनका जो रुझान है वो अन्य फसलों की ओर, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, इनकी ओर चला गया है। तो ऐसे में
कृषक भाइयों ने दलहन की फसल को लेना थोड़ा उतना अनिवार्य नहीं समझा, क्योंकि दलहन इनके स्थान पर जैसे गेहूं गन्ना है, उससे गुड़ चीनी इत्यादि उन्हें अच्छा रेट भी मिल जाता है। तो इस वजह से एक तो ये प्रमुख कारण है, और दूसरा जायद की खेती, चूंकि जब हमारे जो आलू और गेहूं और गन्ना है इनकी कटाई जब हो जाती है तो उसके बाद जो जायद में गर्मी में जो खेत खाली पड़े रहते हैं, अगर ऐसे में हम मूंग की खेती कर लें तो उससे हमें एक अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो जाता है। और चूंकि लगातार गेहूं और जैसे धान है, ये फसलें जब से हम कंटिन्यू लगातार लेते जा रहे हैं तो इससे फसल की जो जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है। तो चूंकि हम प्रारंभ में इनको मक्का और गेहूं, धान और गेहूं इन खेतों में उर्वरक की अच्छी मात्रा दे चुकते हैं, तो ऐसे में खेत में हमारे उर्वरक की मात्रा बनी रहती है। तो अगर हम इस मौसम में मूंग की खेती कर लें तो उससे हमें 10-12 क्विंटल की मूंग भी मिल जाती है और अतिरिक्त लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। किस तरीके की परिस्थितियों में सही रहता है मूंग की खेती करना, मतलब जहां ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता है या कम? जी देखिए, मूंग की खेती ग्रीष्मकालीन में सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि हमारे पास आश्वस्त सिंचाई के साधन हो, और आश्वस्त सिंचाई के साधन के साथ साथ हमें इसकी जो बुवाई का जो समय है वो उपयुक्त हो, उसी समय पर हमें इसकी बुवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें विलंब होने से फिर हमें उतनी अच्छी पैदावार प्राप्त नहीं हो पाती है। जी तो अगर प्रजातियों की बात करें डॉक्टर साहब, तो कौन कौन से प्रमुख ऐसी प्रजाति इनका चयन कर सकते हैं? जी प्रजातियां हैं, जैसे नरेंद्र मूंग एक है और जनप्रिय है, सम्राट है जिसे PDM 139 भी कहते हैं। इसके अलावा मेहा एक प्रजाति है, ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संस्तुत हैं प्रजातियां हैं जिनकी खेती किसान भाई कर सकते हैं। अगर बुआई करते हैं किसान, हाँ, ये इनकी लगभग 65 से 70 दिन की अवधि होती है और लगभग 12 से 15 क्विंटल तक का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। अगर बुआई करते हैं किसान भाई खेतों में, तो बीज की जो मात्रा है वो कितना होना चाहिए? बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम तक उपयुक्त रहती है। अगर बीज शोधन क्या आवश्यक है? हाँ, इसके लिए बुवाई से पूर्व बीज शोधन अवश्य किसान भाइयों को करना चाहिए, क्योंकि बीज शोधन से काफी जो बीमारियां हैं बीज से होने वाली, उन पे हमें नियंत्रण हो जाता है उनका बीमारियों का, और हमें उत्पादन अधिक मिलता है। इसके लिए 2.5 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम इनको मिक्स करके प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हमें बीज शोधन करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं हो पाया है तो हमें ट्राइकोडर्मा फफूंदी नाशक है, लगभग 5 से 10 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीज के लिए उपयुक्त रहेगा। और सबसे शुरू में आपने कहा था कि जो है लगातार एक ही तरह की खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति थोड़ी सी कम पड़ती है। तो अगर मूंग की खेती करना है किसान भाइयों, तो खेत की तैयारी वो किस तरीके से करें? हाँ, खेत की तैयारी के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो पलेवा करके 2 से 3 जुताइयाँ मिट्टी पलट वाले हल से करके जुताइयाँ कर दें और खेत को भुरभुरा बना लें। और कभी कभी क्या कहते हैं कि यदि पलेवा करने के बाद अगर भूमि में नमी की उपयुक्तता नहीं है तो फिर हमें पलेवा करके खेत की तैयारी करना चाहिए। इसके लिए हमें एक रोटावेटर यंत्र है, उस रोटावेटर यंत्र से खेत काफ़ी अच्छा जल्दी तैयार हो जाता है और हमारी समय की बचत हो जाती है। बुवाई है, बुवाई लाइन में ही करनी चाहिए, सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग कर लेना चाहिए। बुवाई के लिए हम लगभग कूड़ों को 25 से 30 सेंटीमीटर इनकी दूरी रखते हैं और बीज की बुवाई 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में उपयुक्त रहती है बीज बोना। यानी बुआई की विधि में ये बातें ध्यान रखना जरूरी है किसान भाइयों के लिए। मुख्यतः अगर उर्वरक प्रबंधन करना है किसान भाइयों को तो कैसे करें? हाँ, उर्वरक प्रबंधन के लिए 10 किलोग्राम नत्रजन देना उपयुक्त रहता है और 200 किलोग्राम जिप्सम की मात्रा ठीक रहती है, 25 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट और 2 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर और 2 ग्राम PSB कल्चर, इनकी मात्रा खेत में देना और बहुत ही अच्छा रहता है। और PSB कल्चर, चूँकि PSB कल्चर खेत में देने से जो जमीन में अघुलनशील फास्फोरस है
वो अघुलनशील फास्फोरस घुलनशील अवस्था में बदल जाता है। तो पौधे उससे उस फास्फोरस को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके हमारी निश्चित तौर पे फसल अच्छी। तो लगभग कितने अंतराल पर किसान भाई को उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए? उर्वरक का प्रबंधन कर देना चाहिए कि लगभग 10 किलोग्राम यूरिया देना है उसको, तो 5 किलोग्राम खेत की बुवाई के समय दे दें, और उसके बाद जब पहली सिंचाई करते हैं 25 से 30 दिन पर, तब हमें जो 5 किलोग्राम यूरिया है या नाइट्रोजन है उसको हम खेत में दे सकते हैं। शेष मात्रा से पहले सिंचाई के बाद दे सकते हैं। तो सबसे शुरू में कहा था थोड़ी नमी की आवश्यकता ज़्यादा होती है इस तरह के मूंग की खेती में, तो अगर सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो किस तरीके से क्या ध्यान रखे किसान भाई? देखिए, चूंकि दलहनी फसलें सिंचाई के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती हैं, ये अगर ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, जल ज़्यादा ना दिया जाए इसमें, इनमें जो सिंचाई है वो खेतों में भरा ना रहे, जल का प्रबंधन उचित ढंग से करना चाहिए। यानी लगभग कितने अंतराल पर कर सकते पहली हैं? सिंचाई देखिए हम 25 से 30 दिन के अंतर पर करते हैं, इसके बाद 10-15 दिन बाद 2 या 3 सिंचाइयों की आवश्यकता। मतलब खेत में एक लगभग नमी जैसा बनी रहनी चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो फसल को। मुख्यतः जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है डॉक्टर साहब वो खरपतवार से हो जाती है, और खरपतवार एक ऐसी चीज है जो पोषक तत्वों को अपनी तरफ ले लेती है, तो फसल की बढ़वार नहीं हो पाती। उनसे कैसे बचाव करें हम? उनसे बचाव के लिए कि देखिए एक पेंडिमेथिलीन रसायन आता है जिसकी 2.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज जमने से पूर्व दे दी जाती है, तो उससे हमारा काफ़ी खरपतवार है वो नियंत्रित हो जाता है। चूँकि जायद की फसल होने से ज़्यादा खरपतवार का प्रकोप होता नहीं है, तो इससे कृषक भाई अपने अनुसार भी इसको प्रबंधन कर सकते हैं। खेत में अगर ज़्यादा खरपतवार हैं तो इसका प्रयोग करना चाहिए, अगर खरपतवार नहीं है तो फिर इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो सब और समय समय पर निरीक्षण भी करते रहना चाहिए। जो समय समय पर ये जरूर देख लेना चाहिए कि हमारे खेत में जो खरपतवार कुछ एदा केदा उग रहे हैं, तो उन्हें अपने हाथ से ही अगर यदि उखाड़ के फेंक दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है, अच्छा रहेगा। अगर मूंग की खेती करनी है तो समय अनुसार किन किन बातों का ध्यान रखना है, और मुख्यतः जो आपने सिंचाई की बात बताई कि उसका कैसे समय अंतराल ध्यान रखें और उर्वरक का अच्छे से प्रबंधन करें तो बेहतर उत्पादन हमारे किसान भाइयों को प्राप्त हो सकता है। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जायद में अगर मूंग की खेती आप करना चाहते हैं तो एक मुख्य बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो नमी है वो खेत में लगातार बनाए रखें। सिंचाई जो समय अंतराल है 25 से 30 दिन पर करते रहें, और उसके बाद फिर 10-15 दिन के अंतराल पर करते रहें, तो जो नमी बरकरार रहेगी। और साथ ही साथ जब उर्वरक प्रबंधन आप निरीक्षण के अनुसार करते रहेंगे तो एक जो उत्पादन आप चाहते हैं वो बेहतर आपको मिलता रहेगा। ऐसी विभिन्न जानकारी लेकर समय समय पर हम आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।